हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? चलिए पहले थोड़ा आप लोगों से इंटरेक्ट कर लें। सलोनी कुमारी, चंद्रशेखर कुमार, पवन कुमार राय, राहुल राज, उज्जवल प्रकाश, अक्षत राज, प्रतुल भारद्वाज, सुधांशु कुमार, नीलेश रंजन, अमरजीत यादव, प्रिंसी कुमारी, सौरभ वर्मा, रोशन वर्मा। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो हैं आज न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बनाना सीखेंगे, ठीक ना। ऑलरेडी पहले हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में कॉन्स्टेंट रिलेशन को, जो इंटरकनेक्टिंग बॉडी हो उसके एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में हम लोग सीखे थे। अब हम लोग जो हैं इसी में आगे जो है सीखते हैं कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर निकालना, अभी तक तो हम लोग रिलेशन निकालना केवल सीखे थे। तो ठीक है, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल जो है वो चेंज करेगा। देखो, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM लिख दे रहे, ठीक ना। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो न्यूमेरिकल होता है उसमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। मतलब कि अगर कोई पूछे ना कि बतलाओ इस ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन क्या होगा, तो पहले उस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है ये हम लोगों को पता करना पड़ता है। तो ठीक है, सबसे पहले स्केच फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक ना, फ्री बॉडी डायग्राम। सेकेंड नंबर पे स्केच एक्सेलरेशन डायग्राम, ठीक ना। जरूरत के अनुसार ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन किस डायरेक्शन में है या एक्सलेशन वगैरह में रिलेशन क्या है, ये सब अपना देख लेना होता है। आगे यूज करेंगे तो समझेंगे। और थर्ड पॉइंट में, जैसे आप जानते हैं ना कि F = m × a। F हो गया नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, इक्वल हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, समेशन FIX MAX। देखो, समेशन FIX का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स लग रहा है सारे के x कंपोनेंट को ऐड करो, ठीक ना। समेशन FIX ये हो गया सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्स। प्रत्येक फोर्स के x कंपोनेंट को ऐड करो। और AX हो गया एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, ठीक। x डायरेक्शन में देख लो कि एक्सेलरेशन क्या है। यही काम आप कर सकते हैं अगर y डायरेक्शन में देखना हो एक्सेलरेशन को, तो समेशन FIY = MAY। मतलब कि ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स लग रहा है सब के y कंपोनेंट को ऐड कर लो और इक्वल हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन। चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग सीखे कि करना क्या क्या है। एक बात जानेंगे, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है एक्चुअल में ये फोर्स डायग्राम है। कौन कौन फोर्स लग रहा है शॉर्ट में हम लोग FBD बोलते हैं। तो यूज करेंगे ना तो इसको और बेहतर समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो आगे जो है एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं।
हम लोग बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है उसको चेंज करेंगे। देखें, एक ब्लॉक है, इस सरफेस पर रखा हुआ और सरफेस जो है वो स्मूथ, ठीक ना, सरफेस स्मूथ। ब्लॉक का मास m है, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा mg और आगे लग रहा f। इस ब्लॉक पर ये 3 फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, mg और f। अभी हम लोग हर प्रॉब्लम में मान करके चलेंगे कि फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, जमीन बिल्कुल स्मूथ। और क्वेश्चन जो है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडीज। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग ये जो फोर्स दिखाए ना, इसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। रूल के अनुसार देखो, रूल तो ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हुआ कि ये ब्लॉक को अलग से लिख करके दिखाओ कि इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा। तो जाहिर है आगे तो एफ लग रहा ही, क्वेश्चन ही कह रहा, और नीचे तो mg लगेगा ही। और पहले से जब पढ़े हुए हैं कि ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ऊपर की ओर कौन फोर्स लगेगा, नॉर्मल। तो याद रखना, जो नॉर्मल इस ब्लॉक पर ऊपर लगा वही नॉर्मल जमीन पर किधर लगता है, नीचे। अब सोचो, हमसे अगर ये पूछा जाता ना कि बतलाओ इस ब्लॉक के कारण जमीन पर कितना फोर्स लगा, तो जो नॉर्मल इस पर ऊपर दिखाए ना वही नॉर्मल उस पर नीचे दिखा देंगे। जाहिर है ब्लॉक तो आगे की ओर जाएगा, इधर आप खींच रहे हैं तो इधर ही जाना है इसको। तो पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो कैसे हम लोग बनाते हैं। अगर स्टैंडर्ड मेथड से बनाए तो जाहिर है ब्लॉक किधर जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, समेशन Fi(x) इज इक्वल टू ma(x). जो जो फोर्स लग रहा है सब का x कंपोनेंट, यानी f का x कंपोनेंट, नॉर्मल का x कंपोनेंट, mg का x कंपोनेंट, मास इंटू एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, यही हो गया इसका मतलब। तो x कंपोनेंट लिखे कैसे, तो f का x कंपोनेंट, f cos, f और x के बीच का एंगल, तो f इधर और x भी इधर, बीच का एंगल 0, n cos, n और x के बीच का एंगल, n इधर और x इधर, बीच का एंगल 90, mg cos, mg और x के बीच का एंगल, mg इधर x इधर, एंगल 90, m a cos, a और x के बीच का एंगल, देखो a इधर है और x भी इधर ही है, तो बीच का एंगल 0। देखो cos 90 0, cos 90 0, यानी कि f प्लस 0 प्लस 0 m इंटू ए। बोलो एक्सलेशन कितना आ गया, तो F/a। देखो जी, वो स्टूडेंट कहेगा कि सर आप इतना मेहनत काहे के लिए, कि सीधे नहीं लिख देते F इक्वल टू ma। तो बोलेंगे हाँ लिख ही सकते हैं। देखो कैसे बोलेंगे, इसको आगे ले जाने वाला कौन फोर्स है, F, और नॉर्मल और mg तो ऊपर नीचे लग रहा है, वो आगे ले जाने में हेल्प नहीं ना करेगा, वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। यानी कि आगे से जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो इतना जो है ना काम नहीं करेंगे, ये तो एक क्वेश्चन में बतला दिए। देखो इससे हम लोग क्या क्या सीखे कि जो फोर्स एक्सेलरेशन से 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, वो फोर्स का कोई रोल नहीं होता है एक्सेलरेशन निकालने में। जैसे mg हो चाहे नॉर्मल हो, उसका कोई रोल नहीं है एक्सेलरेशन को निकालने में, है ना। तो एक्सेलरेशन हो गया F/m। अब देखें
सेकेंड। जैसे ब्लॉक है, इधर एफ फोर्स, ये एंगल है थीटा, पूछा जरा बतलाओ ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो। ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो? तो देखो जी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा mg, और इस f को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें, ध्यान से देखना कैसे वेक्टर में हम लोग पढ़ते थे, कोई वेक्टर इधर है तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो a cos थीटा, इधर बोलते थे a sin थीटा। तो वैसे ही देखो ब्लॉक जा रहा है इधर, तो मुझे इधर कितना फोर्स लग रहा है इससे मतलब नहीं, इधर कितना लग रहा है इससे मतलब। तो बोलेंगे इधर हो गया, इस f का कंपोनेंट इधर हो गया f cos थीटा, और इधर क्या हो गया f sin थीटा। अब माइंड में ये सोचो कि इस ब्लॉक पर ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ऊपर लग रहा है n प्लस एफ साइन थीटा, और आगे कितना फोर्स लग रहा है, तो एफ कॉस थीटा। आगे जा किसके कारण रहा है, तो एफ कॉस थीटा, कारण कि ऊपर नीचे लगने वाला जो फोर्स है वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर देता। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता नॉर्मल किसके इक्वल, तो mg के। इस क्वेश्चन में पूछा जाए नॉर्मल किसके इक्वल, तो बोलेंगे ऊपर n और ऊपर एफ साइन थीटा, तो n प्लस एफ साइन थीटा मिलके किसके इक्वल, mg, यानी n प्लस एफ साइन थीटा हो गया mg। तो नॉर्मल अगर निकालना होता तो mg माइनस एफ साइन थीटा, लेकिन हमको तो एक्सलेशन निकालना है। तो ब्लॉक को आगे ले जाने वाला कौन फोर्स है, तो एफ कॉस थीटा। तो बोलेंगे एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। मतलब हम इतना लंबा चौड़ा काम करने वाले नहीं। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम, ठीक ना, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम। चलिए अब जो है देखेंगे ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए कि एक ब्लॉक है स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, और ये जा रहा है आगे की ओर, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बोलेंगे देखो भाई ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा, आगे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि F1 F2 से बड़ा है, तभी तो ये आगे जा रहा है, ठीक ना, इधर जा रहा है। तो देखो जिधर एक्सलेशन हो उधर जो फोर्स लग रहा है, जाहिर है वही एक्सेलरेशन में हेल्प कर रहा है। लेकिन ये F2 तो उसको अपोज कर रहा होगा ना, तो जो अपोजिट में लगे ना उसको माइनस में लिख देते हैं। तो माइनस F2 यानी नेट फोर्स हो गया F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, यानी एक्सलेशन कितना, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई, है ना। अब देखो क्या, ठीक है, पहले तो यहाँ तक रिस्पॉन्ड करो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करें तो। अभी तक जो सीखा है वो तो समझ गए। चलिए प्रिंसी बोल रही है नो प्रॉब्लम, सौरभ भी यस सर, नो प्रॉब्लम सर। चलिए सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करें तो पता चलेगा। अभी हम लोग चूँकि जस्ट स्टार्ट किए हैं इसको। तो खैर इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ध्यान से देखें। एक ब्लॉक है, इधर F1 फोर्स है, इधर F2 फोर्स है, ये θ1, ये θ2।
ठीक, m मास का ब्लॉक, और ऐसा देखा जा रहा कि ये आगे की ओर जा रहा है, स्मूथ सरफेस पर ये ब्लॉक रखा, थोड़ा देख लेना, आगे की ओर जा रहा है। तो देखो नॉर्मल और mg तो जैसे लगता है वैसे वो तो लग ही रहा, लेकिन इधर कितना फोर्स है या अपोजिट में कितना फोर्स है ये मुझे मालूम नहीं। तो जाहिर है F1 को कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये θ1 एंगल पर है, ठीक ना, ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है, F1 को कंपोनेंट में ब्रेक करें, F1 cos θ1, F1 sin θ1, F2 को कंपोनेंट में ब्रेक करें, F2 cos θ2, F2 sin θ2। तो ये बताइए इसको आगे ले जाने वाला कौन फोर्स है? तो आगे ले जाने वाला है F1 cos θ1, अब विरोध करने वाला है F2 cos θ2। मास इंटू एक्सलेशन, यानी एक्सलेशन हो गया F1 cos θ1 माइनस F2 cos θ2 डिवाइडेड बाई m। चलिए, तो चलिए एक्सलेशन तो हम लोग निकाल लिए, इसमें भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा बनाइए। सपोज कीजिए एक फोर्स लग रहा है F या F1 थीटा एंगल पर, एक फोर्स लग रहा है F2 इधर, और ये जा रहा है आगे की ओर, ठीक ना, स्मूथ सरफेस पर है। जल्दी से बतलाएं इसका एक्सेलरेशन क्या हो। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड करें तो। एक्सेलरेशन क्या हो? ठीक है, यश कुमार लिख रहे हैं F1 cos थीटा प्लस F2 डिवाइडेड बाई मास। अब देखिए एक स्टूडेंट लिख दिया F1 cos थीटा माइनस F2। माइनस क्यों करेंगे, तो F2 भी तो हेल्प कर रहा है ना। देखो जी, तो ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, F1 को कंपोनेंट में ब्रेक करें, F1 cos θ1, F1 sin θ1। आगे ले जाने वाला कौन फोर्स है? तो F1 cos θ1 प्लस F2 तो आगे है ही, इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। यही F2 इधर लगता ना तो माइनस F2 बोलते, ठीक ना। यानी F1 cos θ1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई मास। चलिए ये आ गया एक्सेलरेशन, यहां तक तो हम लोग सीख। नेक्स्ट, देखो जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो उसका मतलब होता है उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो, यानी जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स, जितना राइट में फोर्स उतना लेफ्ट में फोर्स, है ना। तो ध्यान से देखना, अब जो बात सिखा रहे हैं बढ़िया से। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले आप लोग यहाँ तक तो लिख लेंगे, यहाँ से थोड़ा टाइप को चेंज कर रहे हैं। टाइप को चेंज करने का मतलब ये हुआ कि हम ये सिखा रहे हैं कि कोई अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है और अगर वो इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, तब जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को आप कैसे बनाएंगे। तो पहले तो ये जानेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में हो
परमानेंटली अगर रुका हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो जीरो है। मतलब जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स, कोई भी एक डायरेक्शन में जितना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स। जैसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, और क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक को स्ट्रिंग से लटका दी और ये पूरा सिस्टम रुका हुआ, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो, तो बोलेंगे ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा mg, और चूंकि ये रुका हुआ है, एक्सेलरेशन इसका जीरो है, तो इसका मतलब हो गया कि टेंशन किसके इक्वल, mg। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन एक स्ट्रिंग से m1 मास के एक ब्लॉक को लटकाए और उसमें एक स्ट्रिंग को बांध दिए और उससे m2 मास के एक ब्लॉक को लटका दिए, आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो, इसमें और इसमें टेंशन क्या हो, तो बोलेंगे यहाँ पर हाँ ये देखें m1 और m2 दो ब्लॉक, एक ब्लॉक को लटकाया गया इस सीलिंग से सपोर्ट से, इसमें रस्सी बांध के इसको लटका दिया गया, और ये जब तक स्ट्रिंग का कोई मास वगैरह नहीं कहे तो हम लोग मान के चलते हैं स्ट्रिंग मासलेस, स्ट्रिंग में कोई मास नहीं। तो देखना ध्यान से, कहा गया कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, तो अगर हम लोग m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे तो m1 पर ऊपर लग रहा है मान लो टेंशन T1, नीचे वाला स्ट्रिंग, कारण के जानते हो टेंशन पुलिंग कैरेक्टर का फोर्स होता है, टेंशन जब भी दिखाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए एरो दिखाया जाता है, तो ठीक है, तो T2 इधर और नीचे हो गया m1, ठीक ना, इसका वेट भी तो होगा ना, T2 तो इस स्ट्रिंग के कारण फोर्स लगा। अगर m2 पर कोई कहे तो बोलेंगे देखो भाई जो यहाँ टेंशन होगा वही यहाँ, सिखाए थे ना कि सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन का जो मैग्नीट्यूड है हर पॉइंट पर इक्वल होता है, तो यहाँ T2 है तो यहाँ भी T2, इस ऑब्जेक्ट पर दिखा रहे हैं तो एरो इधर, इस ऑब्जेक्ट पर दिखा रहे हैं इधर, नीचे जो है वो m2 जी, ये इसी पोजीशन में रुका हुआ फॉर इक्विलिब्रियम, चूंकि ये रुका हुआ है तो T2 किसके इक्वल, m2 जी। अब बोलो T1 किसके इक्वल, तो T2 प्लस m1 जी, और T2 हमारा है m2 जी, m2 जी प्लस m1 जी। चलो जी, T1 भी निकल गया, T2 भी निकल गया। देखो ये रुका हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो फिक्स सपोर्ट है ना, तो कहीं जाना आना तो इसको है नहीं, तो T2 इक्वल किसके, m2 जी के, और T1 किसके इक्वल, T2 प्लस m1 जी। तो चलो T1 भी निकल गया, T2 भी निकल गया। अब देखना, अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि एक पेंडुलम, पेंडुलम मतलब एक बॉल को धागा से लटका दिए, ठीक ना, पेंडुलम अभी इस पोजीशन में था और आप क्या किए, हॉरिजेंटल फोर्स लगाए, आप इस तरह से फोर्स लगाए और ये पोजीशन में रुक गया ये, ठीक ना, यानी समझो ये प्रीवियस पोजीशन पेंडुलम का था, अभी जो है ना प्रेजेंट पोजीशन इसका ये है, और यहीं देखा जा रहा कि ये रुका हुआ, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यहीं रुका हुआ, इधर एक फोर्स लग रहा, ये रुका हुआ, तो पूछा जा रहा है स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ठीक।
तो देखो जी, इधर लग रहा है टी। टेंशन हमेशा कैसे दिखाया जाता है? ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए दिखाया जाता है। तो इधर लग रहा है टी, नीचे लग रहा एम जी, इधर टी नीचे एम जी। अब सोचो, ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर टेंशन को कंपोनेंट में ब्रेक करें, हाँ जी देखिए समझिएगा इसको, ये इसी पोजीशन में रुका हुआ है। रुका हुआ का मतलब हुआ कि जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स, जितना राइट में फोर्स उतना लेफ्ट में फोर्स। तो सोचो, इधर टेंशन, ये थीटा तो ये थीटा, तो इधर टी कॉस थीटा, इधर हो गया टी साइन थीटा। इसी पोजीशन में रुका हुआ है, यानी कि टी साइन थीटा इक्वल किसके? एफ के। टी साइन थीटा इक्वल एफ के। और ऊपर जो लग रहा है टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा किसके इक्वल? एम जी के। समझ रहे हो ना? देखो टेंशन ऐसे है, हम ऊपर नीचे इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लिए, और जितना आगे फोर्स उतना पीछे फोर्स। रुका हुआ है तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स। ठीक है? तो देखो जी, दो इक्वेशन आ गया। अब पूछा जा रहा है कि टेंशन क्या होगा। अगर ये पूछा जाता थीटा क्या होगा, तो दोनों को डिवाइड कर देते। देखो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर दो, तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा एफ बाई एम जी। टी टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा एफ बाई एम जी। तो थीटा क्या हो गया? टेन इनवर्स एफ बाई एम जी। चलिए भाई, थीटा निकल गया। आपसे पूछा जाए कि टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो, स्क्वायर करके ऐड करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये तो 1 हो गया। तो टेंशन क्या हो गया? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। मेरे को तो टेंशन आसानी से निकल गया कि नहीं? दोनों को डिवाइड कर दिए, थीटा निकल गया। अगर थीटा पूछे तो एक इसको याद ही कर लो कि जब भी टी साइन थीटा टी कॉस थीटा मालूम हो, टी निकालना हो, तो सबसे आसान तरीका होता है दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे ना, तो थीटा अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो हम लोग इसमें जो भी क्वेश्चन देखे हैं, तीनों क्वेश्चन जो बोर्ड पर बतलाए हैं, उसमें ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ, एक फिक्स पोजीशन पे रुका हुआ है, और रुका हुआ है तो नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड करें, समझे कि नहीं, जल्दी से बताइए। चलिए मिटा देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखेंगे। जैसे आपसे कहा गया यहाँ m1 मास का ब्लॉक है, यहाँ m2 मास का ब्लॉक, दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और m2 को हम पुल कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। चलो इस स्ट्रिंग में टेंशन बताना है, तो जाहिर है ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है m1 जी, इसमें भी ऊपर नॉर्मल, नीचे लग रहा है m2 जी, यहाँ दिखाएं टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T। टेंशन जो है ना उस ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए दिखाया जाता है। पूरा सिस्टम आगे की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। देखो एक साथ बंधा हुआ है, तो जितना आगे ये जाएगा उतना ही आगे ये जाएगा, ये रुकने वाला नहीं ना है, जमीन में कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। तो देखो कहा जाए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे? तो बोलेंगे कि देखो m1 को आगे ले जाने वाला कौन है बतलाओ, तो यही टेंशन है जो m1 को आगे ले जा रहा है। तो बोलेंगे T इजकल टू m1 इंटू ए, ठीक ना। m1 के लिए काम करेंगे तो टेंशन इजकल टू m1 इंटू ए। m2 के लिए काम करें तो m2 को आगे ले जाने वाला कौन फोर्स है, F। विरोध कौन कर रहा है, T, तो F माइनस T m2 इंटू ए। इन दोनों को ऐड कर दें, बस सिंपली ऐड कर दो, ठीक ना। यहाँ लिख दे रहे हैं, वैसे डायरेक्ट ऐड कर दे, 1 + 2 करो, ऐड करोगे T गायब, F इजकल टू m1 + m2 इंटू ए। तो देखो तो एक्सलेशन क्या हो गया, F बाई m1 + m2। और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट T इजकल टू m1 इंटू ए के जगह लिख दें F बाई m1 + m2। चलो टेंशन भी निकल गया, है ना। यानी पहले क्या किए, फ्री बाई डायग्राम बनाए, फिर इक्वेशन लिखे। इस इक्वेशन में दो चीज़ नहीं मालूम था, एक्सलेशन नहीं मालूम था, टेंशन है, दोनों को ऐड किए तो एक्सलेशन निकल गया, और एक्सलेशन का वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिए तो टेंशन निकल गया, है ना। अब देखो जैसे मान लो ये 2 ब्लॉक के बजाय 3 ब्लॉक होता, m1 है, m2 है, m3। इन दोनों को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए, इसको भी, और इसको F फोर्स लगा करके पुल कर रहे, ठीक ना। समझो तीनों एक साथ कनेक्टेड हो गया आपस में, और तीनों एक साथ आगे जाने लगा। स्मूथ सरफेस से पहले ही बता दिए हैं कि इस चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन को अजूम नहीं करेंगे। सोचो तो कौन कौन फोर्स m1 पे, तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा m1 जी, इधर लग रहा T1, वैसे ही यहाँ n2, नीचे लग रहा m2 जी, इधर T1, इधर हो गया T2, इधर T2। पूरा सिस्टम आगे की ओर जा रहा, तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ आगे की ओर जा रहा, तो T1, T2, T3, अच्छा केवल 2 ही अननोन है ना, T1 और T2। तो T1 और T2 का वैल्यू निकालना है, तो देखो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, पहले इक्वेशन लिखना है। m1 के लिए लिखते हैं, m1 आगे की ओर जा रहा है, m1 को आगे ले जाने वाला कौन है, तो T1। तो ऐसे बोलेंगे T1 इजकल टू m1 इंटू ए। m2 को आगे ले जाने वाला कौन है, तो T2, आगे ले जाने वाला T2, अब विरोध करने वाला T1, तो T2 माइनस T1 m2 इंटू ए, है ना। तीनों तो एक ही साथ न जा रहा है, जो रफ्तार इसका होगा वही इसका, वही इसका। अब सोचो कि ट्रेन चल रही है तो इंजन से तेज उसका बगी नहीं ना चल रहा होगा, वो तो सब एक ही साथ जा रहा है। अब चलो m3 के लिए बात करें, आगे कितना फोर्स, तो F, पीछे कितना, तो T2,
मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो 3 इक्वेशन आया, अगर इस तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो ना केवल, तो T1 से माइनस T1 कैंसिल, T2 से माइनस T2 कैंसिल, सिंपली ऐड कर दो तो बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, T1 T1 गायब, T2 T2 गायब, ठीक ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, F, राइट हैंड साइड में M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A कितना हो गया जी, तो F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। चलो भाई एक्सेलरेशन निकल गया, और एक्सेलरेशन के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो रख दो, फर्स्ट में रखेंगे तो T1 निकल जाएगा, M1 इंटू ए F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर यही हम लोग इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू रख दें या थर्ड में वैल्यू रख दें एक का, तो T2 निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो F माइनस T2 M3 इंटू ए, और A है F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, तो यहाँ से T2 का वैल्यू F माइनस M3 इंटू एफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। चलो भाई T2 भी निकल गया, है ना। तो चलिए T1 T2 हम लोग ये सब निकाल लिए, और यहाँ तक तो हम लोग काम किए, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। चलिए चंद्रशेखर बोल रहे हैं यस सर, तविशी भी, प्रतुल, चलिए सब लोग रिस्पॉन्ड करें। रानी कुमारी, नीतीश कुमार, आदित्य कुमार, चलिए सब लोग जो हैं यस सर बोल रहे हैं। चलिए वैसा कुछ है भी नहीं, बहुत अबूझ पहेली तो नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत करेगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जैसे कहा गया कि एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में हम लोग एक पेंडुलम को लटका दिए, देखो, और ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक ना, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इस पेंडुलम पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो बोलेंगे ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है mg, और ये जा रहा अपवर्ड डायरेक्शन, तो बोलेंगे T माइनस mg। देखो ऊपर ले जाने वाला इसको कौन है, T, अब विरोध कौन कर रहा है, mg, तो T माइनस mg m इंटू ए। देखो टेंशन क्या हो गया, mg प्लस ma। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये कहता कि लिफ्ट में पेंडुलम को लटकाए हुए हैं और पेंडुलम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा, तो फ्री बॉडी डायग्राम तो वही होगा, ऊपर T नीचे mg,
अब अगर इक्वेशन लिखें तो आप जानते हैं ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो ऊपर कितना फोर्स, तो T माइनस mg, नेट फोर्स तो यही हो गया। अब मास इंटू एक्सलेशन, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0। तो बतलाओ तो टेंशन किसके इक्वल हो गया, mg के। मतलब कि अगर ये लिफ्ट रुका हुआ भी होता ना, तब भी टेंशन किसके इक्वल होता है, mg के। और कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चले ना, तब भी टेंशन किसके इक्वल, mg के। यानी याद रखना, कोई ऑब्जेक्ट परमानेंटली रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अंतर नहीं, क्योंकि रेस्ट में भी जब होता है तब भी एक्सेलरेशन 0 होता है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलता है तब भी एक्सेलरेशन 0 होता है। तो यहां मेंशन कर दे रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, its acceleration is 0, hence net force acting on it is 0। तो देखो, रुका हुआ भी रहता है तब भी यही सिखाए थे कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, 0, और कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चले तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। देखो जी, ये लिफ्ट अगर रुका हुआ रहता तो टेंशन इक्वल होता है mg के। कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जाएगा तो टेंशन इक्वल होगा, लेकिन देखो ये एक्सेलरेशन से जब गया तो टेंशन बढ़ गया ना, mg प्लस ma हो गया, है ना। टेंशन बढ़ गया, वही ना इसको खींच के ले जा रहा। लेकिन यही सोचो, ठीक ना, लिफ्ट अगर a एक्सेलरेशन से नीचे जाए तो ऊपर T, नीचे mg, और नीचे अगर जाएगा तो mg, है ना। टेंशन कितना हो गया, mg माइनस ma। अब जो है आगे देखेंगे हम लोग। पहले तो इसे थोड़ा सा कंक्लूजन निकाले, क्या सीखे, लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो टेंशन हो गया mg प्लस ma, नीचे जाएगा तो mg माइनस ma। अच्छा, इसी में सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट में लटका दिए और लिफ्ट अगर फ्री फॉल कर गया, यानी इसी में अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू g के इक्वल हो जाता, यानी लिफ्ट अगर g एक्सेलरेशन से नीचे उतरने लगता, तब बतलाओ तो टेंशन क्या हो जाता है, mg माइनस ma, और ये भी तो g हो जाता, तो टेंशन 0 ना हो जाता। यानी अगर मान लो लिफ्ट में कोई ब्लॉक को लटका दिए और लिफ्ट को फ्री फॉल कर दिए, छोड़ दिए डायरेक्ट जाने के लिए, तब इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन होने वाला नहीं। तो चलिए, हम लोग टेंशन से रिलेटेड तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाए, उम्मीद है आप लोग समझे भी होंगे। थोड़ा सा अपना कॉमेंट में लिख करके बताएंगे। मिटाया जाए ना। मिटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन के टाइप को अब यहां से बदल रहे हैं। देखेंगे, जैसे क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि एक पुली है, और हम लोग जो भी पुली अभी लेंगे वो मासलेस पुली मान के चलेंगे।
दो ब्लॉक को लटका दिए। मान लो इधर 2 kg के ब्लॉक को लटकाएं, इधर हम लोग 3 kg के ब्लॉक को लटकाएं। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, या इसी में ऐड कर देगा क्वेश्चन में कि टेंशन भी निकालो। खैर एक काम करना सीखोगे, दूसरा खुद ब खुद होगा। तो कैसे इसको बनाया जाए, पहले सोचो तो। M1 पे कौन कौन फोर्स लग रहा, तो ऊपर लग रहा है T1, नीचे लग रहा है M1G, T2, नीचे लग रहा है M2G। चूंकि ये 3 kg है और ये 2 kg है, तो जाहिर है इसका वेट ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो अगर ये एक्सलेशन से नीचे जाएगा तो ये एक्सलेशन से ऊपर जाएगा, नहीं ये नीचे उतरेगा ये एक्सलेशन से, तो ये से ऊपर जाएगा। अगर इसके लिए हम काम करें तो T1 माइनस M1G, M1 इंटू ए, ऊपर T1 नीचे M1G, जा रहा ऊपर तो T1 माइनस M1G, M1 इंटू ए, और ये नीचे जा रहा है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, एक ही ना स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है, तो T1 और T2 तो इक्वल है ना, तो T1 T2 ना लिख करके हम T ही लिख देते हैं। कारण कि पढ़े थे कि जब मासलेस स्ट्रिंग हो तो हर, हाँ जी चलिए ध्यान से देखें, मासलेस स्ट्रिंग हो तो हर पॉइंट पर टेंशन का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो ऊपर T नीचे M1, तो बोलेंगे क्या, T माइनस M1G, देखो ऊपर ले जाने वाला कौन है T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 है। इसके लिए क्या लिखें, M2G माइनस T M2। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो T कट गया, M2G माइनस M1G, M1 प्लस, देखिए M2G माइनस M1G, राइट हैंड साइड में M1 प्लस M2 इंटू है। देखो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालें तो M2 माइनस M1G, जी कॉमन हो गया, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। एक तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं कि एक्सेलरेशन निकालना हो, दो ब्लॉक का सिस्टम हो, तो देखो ना ये M2G चाहेगा ना ये नीचे जाए, M1G चाहेगा कि नहीं ये उल्टा चले, हम नीचे जाएं और ये ऊपर जाए। तो जाहिर है यहाँ M2G का वैल्यू M1G से बड़ा है, तो नेट फोर्स हो गया M2G माइनस M1G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। ठीक, ए निकल गया, वैल्यू भी रख लेते हैं। M2 है 3 kg, M1 है 2 kg, 3 प्लस 2 और G का वैल्यू 10 ले लें तो बतलाओ ये कितना आ गया। ये तो 1/5 है इंटू 10 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक्सेलरेशन तो हम लोग निकाल लिए। अब इस एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग रखें इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो T माइनस M1G, M1 2 हो गया, G 10, 2 इंटू ए कितना है जी, तो 2, ये 24 न्यूटन हो गया। ठीक ना, टेंशन कितने के इक्वल हो गया, 24 न्यूटन। देखिए ये M1, मान लो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है M2,
दिया हुआ ये 3 kg और ये दिया हुआ है 2 kg। क्वेश्चन वही है कि दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन को निकालो, ठीक ना। ब्लॉक के एक्सेलरेशन को निकालो, एक्सेलरेशन निकालोगे ना तो टेंशन का काम अपने आप हो जाता है। मेन सीखना है ना इक्वेशन लिखते कैसे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे। देखो इस क्वेश्चन में तो एक सुविधा था कि अगर ये 1 मीटर नीचे उतरेगा तो 1 मीटर ही ऊपर जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो जरूर इक्वल होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का बात करें तो अगर ये 1 मीटर नीचे उतरेगा तो ये 2 मीटर ऊपर जाएगा। पिछले क्लास में सीखे थे, याद करो, कांस्टेंट रिलेशन में। तो पहले तो एक काम करो, टेंशन को हम लोग दिखाते हैं। तो देखो यहाँ अगर टेंशन T, तो देखो तो यही ना स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ भी T, यहाँ भी T, तो यहाँ 2T। और सिखाए थे कि जिस पर जितने ज़्यादा टेंशन होता है उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होता है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि M2 नीचे जाएगा कि M1 नीचे जाएगा, ठीक ना, इस पर नीचे M1G लग रहा, इस पर M2G लग रहा। तो देखो हम लोग के दिमाग में एक बात साफ साफ क्या आता है कि नीचे M2G, तो M2 है 3G है 10 यानी 30 न्यूटन, नीचे लग रहा है 30 न्यूटन, ये कितना है तो 2 kg 20 न्यूटन। तो लगता है कि 20 है, ये 30 है, तो जाहिर है नीचे जाएगा। लेकिन ये देखो इसको ऊपर खींचने वाला कौन है T, इसको ऊपर खींचने वाला कौन है, उससे दुगना। क्योंकि दुगना है तो क्या भाई वेट तो इसका ज़्यादा है ना, माइंड में आता है ना ये बात, वह 3 kg है तो नीचे जाएगा, ठीक है। हालांकि ये बात सही नहीं है। सही बात तो ये है कि यहाँ पे 3 kg ही ऊपर जाएगा और 2 kg ही नीचे जाएगा, तो ठीक है, समझना बात को। तो बोलेंगे क्या, अगर मान लो तुम गलती से क्या किए, इसको नीचे दिखा दिए, ए एक्सेलरेशन से जा रहा तो इसका एक्सेलरेशन 2a न करना पड़ेगा। बोलो अगर M2 ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो M1 कितना से ऊपर जाएगा, 2a से, उसके दुगना से ऊपर जाएगा। ये हम लोग रिलेशन सीखे थे ना, A1 इक्वल टू 2A2, ठीक है। अब जो है इक्वेशन मुझे लिखना, तो चलो पहले हम M2 के लिए लिखते हैं। M2 नीचे जा रहा है, मान लिया है नीचे जा, एक नीचे जाएगा तो दूसरे को ऊपर जाना पड़ेगा। और ये सही बात ये है कि ये नीचे जाएगा नहीं है, जाएगा ऊपर, लेकिन ठीक है आपको नहीं अभी समझ में आ रहा है तो हम आप ही के तरह से काम करें, वो अपने आप एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा और न्यू हाँ जी, न्यूटन्स लॉ में जब प्रॉब्लम बनाए तो हमेशा जो है इस बात का ख्याल रखें कि अगर एक्सेलरेशन गलत भी दिखा दिए रहेंगे डायरेक्शन में तो खुद ही माइनस में आ जाएगा, और माइनस में जब आ जाए ना तो समझ लेना इधर न जाके वो इधर जाएगा और ये इधर न जाके उसका उल्टा जाएगा, बस। तो खैर देखो काम करते हैं। M2 के लिए इक्वेशन लिखे, नीचे जा रहा है M2, तो M2G माइनस 2T इज इक्वल टू M2 इंटू A। इसके लिए ऊपर जा रहा है T माइनस M1G, M1 इंटू 2A। ये दो इक्वेशन आ गए। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर ऐड करें सेकंड को और सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, M2G माइनस 2T। ध्यान से देखना, M2 इंटू A, देखो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 2T कैंसिल होगा तब ना ये निकलेगा। अब डायरेक्ट ऐड कर देने पर तो ये A निकलने वाला नहीं है, टेंशन को कैंसिल कराना है ना। तो ये तो M2G माइनस 2T इजकल टू M2, और ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2T माइनस 2M1G 4M1A। इन दोनों को ऐड कर दो, देखो ऐड करोगे 2T कैंसिल, M2 माइनस 2M1
और राइट हैंड साइड में m2 प्लस 4m1 इक्वल हो गया a के। तो a कितना हो गया, m2 माइनस 2m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस 4m1। m2 कितना है तो 3 kg, m1 कितना है तो 2 kg, m2 प्लस 4m1 तो 3 प्लस 4m1, m1 है 2 kg, और एक्सेलरेशन g को 10 लिखते रहे। देखो तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 माइनस 4 यानी -1 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया जी, देख लो -10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया क्या, समझ लो इसको। यानी कि एक्सेलरेशन माइनस में आ गया, तो इसका मतलब ये मत बोलना कि ये रिटार्डेशन हो गया। माइनस में आने का मतलब ये है कि ये ब्लॉक को नीचे नहीं जाना था, जाना था ऊपर, हम दिखा दिए हैं उल्टा। यानी माइनस साइन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इसका एक्सेलरेशन होगा 10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड में, और इसका एक्सेलरेशन होगा 2 × 10/11 यानी 20/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड में। थोड़ा देखना, इसको बढ़िया समझना। अगर m2 का वैल्यू 4 kg ले लो तब क्या आता है, देखो तो देखो, अगर m1 के जगह हम लोग m2 के जगह 4 लिखते तो देखो यहाँ 3 के जगह 4 लिख देते तो क्या आ जाता है, 4 माइनस 4 0 ना हो जाता है। यानी देखो जी, अगर ये 2 kg का ब्लॉक है ना तो 4 kg को रोक करके रखे रहेगा। 2 kg के ब्लॉक कितना को बैलेंस करेगा, 4 kg को। देख लो, क्योंकि इस पर जो टेंशन टी है तो इस पर 2t है ना, यानी अगर ये 4 kg का ब्लॉक होता ना तो ये नीचे जाने वाला नहीं था ना ऊपर जाने, ये दोनों रुका हुआ रहता। एक चीज़ और जानो, अगर यहाँ टेंशन टी और यहाँ अगर 3t होता तो 3 गुना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट को वो बैलेंस कर, यानी ये 2 kg होता तब ये 6 kg को बैलेंस कर सकता था। लेकिन हमारा तो ये 3 kg ही है, और ये 2 kg है, 4 kg को रोक के रख सकता है। जब ये 3 kg है तब तो ये आसानी से ऊपर ना भागेगा, नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि 4 kg भी रहता ना तो नीचे नहीं जा पाता। हाँ, 4 kg से ज़्यादा कर दो, अगर ये 5 kg हो जाए तो देखो तो यहाँ 5 लिख दो, देखो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तब तुम्हारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सही हो जाएगा। यानी यही ब्लॉक अगर 5 kg का होता तब जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग दिखाए थे वो बिल्कुल सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये 3 kg है तो जाहिर है ये 2 kg का ही ब्लॉक नीचे जाएगा और 3 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा। वो आंसर भी बता दिया, वो काम करके भी हम लोग देखे, है ना। चलिए, हाँ रिस्पॉन्ड करें। हाँ देखिए, एक स्टूडेंट बोल रहा है सेकंड वाला रिपीट कर दिए। पहले तो आप पिछले क्लास में जो पढ़े थे कांस्टेंट रिलेशन ना, उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ टेंशन टी तो यहाँ 2t, तो ये 3 kg है और ये 2 kg है, तो माइंड में तो जरूर आता है कि 3 kg है तो ज़्यादा वेट का वो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ टेंशन भी तो डबल हो जा रहा है, तो जैसे यहाँ t है यहाँ 2t है, तो देखो माइंड में क्या समझना, अगर ये 2 kg का ब्लॉक है तो यहाँ अगर उससे दुगना मास का भी ब्लॉक होता ना, यानी अगर यहाँ 4 kg का भी रहे ना तो उसको ये 2 kg बैलेंस करके रखे रहेगा, रोक के रखे रहेगा। और 4 kg से ज़्यादा हुआ तभी ये नीचे जाएगा, और 4 kg से कम रहा तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा।
वही बात सिखाई। अगर यहाँ टेंशन T है, यहाँ 3T होता, तो अगर ये 2 kg है तो 6 kg के ब्लॉक को रोक के रखेगा। 6 से कम रहेगा तो ऊपर जाएगा और 6 से ज़्यादा होगा तो नीचे जाएगा। लेकिन मान लो बाय द वे गलती से हम दिखा दिए इसको नीचे जाते हुए, इसको ऊपर दिखाना चाहिए था, इसको ऊपर इसको नीचे, लेकिन गलती से दिखा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए क्योंकि अपने आप आंसर माइनस में आ जाएगा। और बोलेंगे कि ये जो निगेटिव साइन है वो ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। बोलेंगे negative sign indicates that acceleration will be in opposite direction, ठीक। तो एक्सेलरेशन होगा कितना, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये तो हम लोग जाने। एक्सेलरेशन होगा कितना, तो बोलेंगे भाई एक्सेलरेशन अगर आप m2 का देखें तो 10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन। हम फिगर में डाउनवर्ड दिखाए हैं लेकिन माइनस आया, इसका मतलब अपवर्ड। और एक्सेलरेशन ऑफ m1 अगर देखें तो 2 × a है, 2 × 10/11 यानी 20/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किधर होगा, अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक ना। ये डाउनवर्ड में हो गया, ये अपवर्ड में हो गया। चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीख। अगर इसी में कोई पूछ देता टेंशन निकालो क्या होगा टी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू पुट कर दो कोई इक्वेशन में, टी निकल जाएगा, इसमें कोई दिमाग थोड़े ना लगाना, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें, तब तक मिटा देते हैं, ठीक ना। जो कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन सिखाए थे उसको याद रखना है, क्योंकि उसी पर ना ये बेस्ट है प्रॉब्लम बनाना। चलिए इसमें तो बहुत दिक्कत होने को है नहीं। चलिए देखेंगे, जैसे आपसे कहा गया कि यहाँ पे m1 मास का एक, यहाँ जो है m2 मास के एक ब्लॉक को इससे सस्पेंड करा दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि m1 और m2 का एक्सेलरेशन क्या हो। देखो ये स्मूथ सरफेस, इधर T तो जान ही रहे हो, इधर 2T हो जाएगा। अच्छा मान लो 1 मिनट के लिए कोई कहे कि ये जो है ना ब्लॉक है 10 kg का और ये ब्लॉक है 1 kg का, बतलाओ तो ये नीचे उतरेगा कि नहीं उतरेगा, बोलो। तो बोलेंगे कि देखो इसको ये जाने के लिए तो नीचे ही जा ही सकता, ऊपर अपने अपने कोई चीज़ को ऐसे रखोगे ऊपर खींचा जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या। और ऐसे भी सोचो इधर टेंशन लग रहा है ना और ज़मीन में कोई फ्रिक्शन नहीं, तो चाहे 10 kg के रहे या 10,000 kg का रहे, जाना तो इसको आगे ही पड़ेगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब क्वेश्चन में कहा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2। देखो जी इधर लग रहा है m2 जी,
ये टी ऊपर नॉर्मल लगा, नीचे M1G लगा। टेबल पे न रखा हुआ है तो टेबल पे रखा हुआ है तो नॉर्मल लगेगा। चलो इक्वेशन लिखते हैं। चलो M2 के लिए लिखते हैं। तो एक बात जान रहे हो ना, देखो इस पर टेंशन 2T है और इस पर T है, तो इसका एक्सलेशन अगर A, तो इसका मुझे 2A बोलना पड़ेगा। कांस्टेंट रिलेशन में सिखाया गया है। तो M2G माइनस 2T M2 इंटू ए, ये M2 के लिए इक्वेशन है। M1 के लिए, M1 आगे जा रहा है और आगे ले जाने वाला टेंशन है T, M1 इंटू 2A, 2A एक्सलेशन से जा रहा है। देखिए एक तो काम है कि T का वैल्यू यहाँ रख दो, डायरेक्ट बन जाएगा, और नहीं तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो M2G माइनस 2T M2 इंटू ए, 2 से मल्टीप्लाई किए 4M1 इंटू ए, बस 2T कैंसिल हो गया। M2G M2 प्लस 4M1 ए, बस बन गया। और क्या, ए का वैल्यू M2G डिवाइडेड बाई M2 प्लस 4M1। चलिए इस तरह के क्वेश्चन तो अब आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। हिंट यही है कि यह क्वेश्चन एक तरह से हम आपको बताए हुए हैं। देखते हैं आप क्या कर रहे हैं। ये पुली है, ऊपर वाला पुली फिक्स पुली है। ठीक ना, इसके सेंटर से ऐसे धागा को बांधे, उसी धागा को पुली के ऊपर से पास करा दिया। इधर M1, इधर M2। पूछा जा रहा आपसे कि M1 और M2 का एक्सेलरेशन क्या हो। ऐसा करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, दोनों का मास हम इक्वल रखते हैं। जल्दी से बनाइए, ठीक ना। क्वेश्चन यही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अच्छा यहाँ देख लें, ये जो एक्सेलरेशन आप निकाले हैं वो M2 का आया है। अगर M1 का एक्सेलरेशन पूछेगा तो 2 इंटू ए हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में। चलिए जल्दी से इसको ट्राई करें तो अपने कॉपी में। क्या बोल रहे हैं जी सर, फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए? फर्स्ट वाला में कहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, सेकंड में ना 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि 2T कैंसिल हो जाए। इसमें तो 2 से, इसको तो कुछ नहीं किए, एज इट इज रखे इक्वेशन फर्स्ट को, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए जिससे 2T गायब हो जाए। चलिए जल्दी से बनाइए। देखते हैं कौन कौन लोग बना पा रहे हैं। दोनों ब्लॉक का मास इक्वल है। एक्सेलरेशन निकालो। मान लो इस ब्लॉक का नाम A रख दिए, इसको B रख दिए।
चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए पहले काम क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो यहाँ टेंशन टी बोलेंगे तो यही ना स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ है, तो ये टी टी, तो ये हो गया 2T। और जानते हो ना जिस पर टेंशन 2T है, जाहिर है देखो नीचे mg नीचे mg, दोनों में नीचे mg। सोचने पर तो लगता है एक्सलेशन 0, जितना इधर उतना इधर, लेकिन ये बात नहीं है। इस पर ऊपर 2T, तो जाहिर है 2T mg से, अगर यहाँ T mg है यहाँ 2T mg है, तो इसी को ना ऊपर जाने का चांस है, क्योंकि इधर डबल फोर्स ना ऊपर लग रहा, तो ये A एक्सलेशन से ऊपर जाएगा, तो ये 2A से नीचे उतरेगा। यही ना, जिस पर 2T टेंशन है उसका एक्सलेशन A होगा, तो दूसरे वाला का 2A होगा, है ना। चलो इक्वेशन लिखते हैं। चलो ब्लॉक B का लिखें, नीचे जा रहा है, तो mg माइनस टी m इंटू 2A, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और ये किधर जा रहा है, ऊपर, तो 2T माइनस mg m इंटू A, दो इक्वेशन हो गया। लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो टेंशन कैंसिल होगा नहीं। टेंशन को कैंसिल कराने के लिए यहाँ भी 2 चाहिए, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड को ऐड करो, तो 2mg माइनस 2T 4ma, और ये है 2T माइनस mg ma, दोनों को ऐड करेंगे, 2T कैंसिल, 2mg माइनस mg 5ma, तो एक्सेलरेशन कितना g/5। और a का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रखेंगे तो टेंशन निकलेगा क्या? ए का वैल्यू कोई इक्वेशन में रख दो, टेंशन निकल है कि नहीं ऐसा? तो चलिए ये तो काम कर ही सकते हैं, तो इसको नोट कर लिया जाए। तो देखो ये जो एक्सेलरेशन निकला ना, वो ए का निकला। एक्सेलरेशन ऑफ ए हो गया g/5, या 10/5 करो तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ऑफ बी पूछा जाता तो वो डबल है, 2 इंटू ए, यानी वो हो जाता 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब चलिए ये क्या पूछना चाह रहे हैं जी, फर्स्ट इक्वेशन में 2a क्यों लिए? अरे 2a नहीं ले रहे हैं, बल्कि कांस्टेंट रिलेशन में सीखे हैं ना कि जिस पर टेंशन 2T अगर उसका एक्सलेशन a होगा, तो जिस पर टेंशन T होगा उसका एक्सलेशन 2a होगा। पिछले क्लास में पढ़े थे, अगर ये 1 मीटर ऊपर जाएगा तो ये 2 मीटर नीचे उतरेगा। ठीक ना, ये पिछले क्लास से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन कि हम 2a जो है अपने मन से ले लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 3T होता टेंशन ना, तो इसको a लेते तो इसको 3a लेना पड़ता। पिछले क्लास का थोड़ा कांस्टेंट रिलेशन को रिवाइज कर लेंगे, ठीक ना। वहाँ पर बहुत सा ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा इसमें एक ब्लॉक पर टेंशन T होगा, दूसरे पर 2T, तो 2T वाला का अगर एक्सलेशन a हो तो T वाला का एक्सलेशन उससे डबल होता है। ठीक ना। चलिए यहाँ तक तो समझे। देखेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको साइकोलॉजिकली जो है ना परेशान करता, मतलब ऐसा बना देगा ना कि देखने में हार्ड लगे और क्वेश्चन हार्ड रहेगा नहीं। जैसे मान लो कह दिया, एक डायग्राम बना दिया, कहा ये कैथोड है, ये मेटल कैथोड है। कह दिया टीवी पिक्चर ट्यूब में स्क्रीन जो है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कैथोड से निकलता है और 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस कवर करते करते इसका वेलोसिटी हो जा रहा है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड।
तो कह रहा ये बतलाओ इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगा, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देखो जी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकल जाए तो एफ इजकल टू एम ए हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, वी ए स्क्वायर इजकल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2s, भी हो गया 2 इंटू 10⁶ होल स्क्वायर, यू हो गया 0, 2s, s 1 सेंटीमीटर 1/100। देखो यहाँ से एक्सलेशन निकल गया, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन m इंटू ए। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, वो क्वेश्चन में दिया भी रहता है। ए का जो वैल्यू आया यहाँ पुट कर दो, मास का जो वैल्यू आया पुट कर देते हैं। चलो ये निकाल ही दे क्या, देख लो, ये तो हो गया 4 इंटू 10⁻12 और इधर हो गया a/50, यानी 50 इंटू 4 200 हो गया, यानी एक्सलेशन का वैल्यू 2 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये मालूम है। और मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और एक्सलेशन हो गया 2 इंटू 10⁻14। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 18.2 इंटू 10⁻, कितना हुआ 17 ना। चलो तो यहाँ तक तो हम लोग समझे, इतना न्यूटन हो गया फोर्स। इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब चलिए एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आप सेकेंड इक्वेशन में 2t माइनस mg क्यों किए। जी तो सब चीज़ पढ़ा लिया, अभी तक आप समझे ना। जैसे ये किधर जा रहा, ऊपर, ऊपर ले जाने वाला कौन है 2t, और mg तो विरोध कर रहा है ना, तो जो विरोध करता है उसको माइनस में ना लिखते हैं। तो 2t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक ना। देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन जो बतलाए हैं कि फॉर्मूला पुटिंग होता है, लेकिन एक नज़र में देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। जैसे अभी यही क्वेश्चन बतलाए, ये तो 9th-10th लेवल का क्वेश्चन है। अब जैसे देखो क्वेश्चन में क्या कह दिया कि एक रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप का रेडियस जो है ना 1 मिलीमीटर, और ये रेन ड्रॉप जो है सरफेस पे टकराता है 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और अपने रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाता है, ठीक ना। अपने रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुक जा रहा, ठीक। मतलब एस का जो वैल्यू है ना वो 1 मिलीमीटर है। देखो मिलीमीटर मतलब क्या हुआ, मिली मतलब 10⁻⁻3। यू दिया हुआ है ही 30 मीटर पर सेकंड से ज़मीन से टकराया है, स्लाइड करते हुए आगे गया और रुक गया। मास दिए हुए है रेन ड्रॉप का 4 ऐसे लिख दिया है, तो इसको मिलीग्राम पढ़ते हैं। 4 मिलीग्राम यानी 4 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। इसी को अगर हम लोग केजी में बदलें तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻6 kg ये मास हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि इस रेन ड्रॉप पर फोर्स कितना लग रहा है, इसको समझना। देखो मास लिखा हुआ है, यहाँ लिख दे रहे, नहीं तो एम से कन्फ्यूज। मास रेन ड्रॉप का लिखा हुआ है
4 mg लिखा हुआ तो इसको मिलीग्राम, कैसे हम लोग कोई टैबलेट खाते हैं ना 650 mg का, तो वो मिलीग्राम लिखा हुआ रहा, उसका मतलब यही होता है। तो बोलेंगे 4 × 10⁻³ ग्राम या kg में उसको बदल लिया। तो v² = u² + 2s v0 u30 2a s 1 मिलीमीटर है, तो a यहाँ से निकल गया, यानी -4.5 10⁵ मीटर/सेकंड²। चलिए एक्सलेशन निकल, और फोर्स कितना हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन रेन ड्रॉप, इस रेन ड्रॉप पर फोर्स क्या होगा, तो F = m × a, मास मालूम है 4 × 10⁻⁻⁶, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है 4.5 × 10⁵। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया, 18 हो गया ना, 18 × 10⁻⁻1 यानी कि 1.8 न्यूटन हो। नहीं, देखो ये सब जो क्वेश्चन बतलाए एक तरह से हम हिंट दिए हैं, SC वर्मा के बुक में 3 नंबर प्रॉब्लम, ठीक ना, और ये हिंट दिए हैं 8 नंबर प्रॉब्लम का। ये सब मतलब फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन अभी तक जो आप सीखें आप उसके हेल्प से किस किस प्रॉब्लम को बना सकते हैं इसको जानें। देखिए, आप जो हैं होमवर्क में जानें कि SC वर्मा के बुक में जो चैप्टर 5 है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें सबसे पहले आप ट्राई करेंगे 1 से लेकर के 6 प्रॉब्लम को, फिर जो है आप 8, 9, 10 कर सकते हैं, कुछ अपना भी दिमाग लगाएंगे। अब जो है आप एक प्रॉब्लम नंबर 14 ट्राई कीजिएगा। अभी हम ज़्यादा सिलेक्टिव प्रॉब्लम दे रहे हैं, 22 प्रॉब्लम से लेकर 22 और 23 ट्राई करें। 23 में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ज़्यादा। 27 को ट्राई करें। इसके अलावे आप ट्राई करें 30, 31, ये सब प्रॉब्लम बनेगा आपसे। फिर जो है आप ट्राई करेंगे 34, ठीक ना, 34 नंबर प्रॉब्लम, यहाँ तक आप ट्राई करें, फिर होमवर्क देंगे। यानी देखो नंबर ऑफ प्रॉब्लम तो कुछ ज़्यादा है, लेकिन ये भी देख रहे होगे हम बीच बीच करके दे रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी जो है हम लोग सारे टाइप्स ऑफ कंसेप्ट सीखे नहीं हैं, प्रॉब्लम सीखे नहीं हैं। आज जो सिखाए उस पर बेस्ट होमवर्क दिए हैं, तो आज हम लोग इतना ही सीखते हैं, अगले क्लास में आप लोग ट्राई कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।